अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम जयपुरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का स्टॉक मार्केट सीरीज़ का ये हमारा नवा सेशन है और उम्मीद है कि ये या इसके बाद एक का सेशन करके हम फंडामेंटल्स को पूरा कर देंगे। अब आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप कंपनी के भले बुरे होने को फंडामेंटल्स में चेक करोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के सेल्स की तरफ। कंपनी का सेल्स आपने देखा, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर। सबसे पहली चीज़ आपने देखी कि भाई एक ग्रोथ करने वाली कंपनी है जिसका ग्रोथ साल दर साल 8, 10, 12% से बढ़ रहा है। ये मिसाल के तौर पर हमने ली है। ये कोई भी कंपनी जिसका हम नाम लेते हैं अपने सेशन में, ये कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आपको समझाने के लिए हम ABCD XYZ कंपनी बोलें उससे बेहतर है कि हम ऐसी लाइव चीज़ बोलें जिसको आप समझ सको। इसलिए हम जो है कंपनियों का नाम लेते हैं। आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेंगे। और मैं कोई जो है एडवाइज़र, एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इसको एक सबक सीखने और पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रहा हूँ। तो कंपनी का सेल्स जो है 2023 में 11% से बढ़ा, 2024 में 10% से बढ़ा और यहाँ 15% से बढ़ा। तो एक कंपनी का सेल्स बढ़ गया। सेल्स बढ़ा, फौरन ले नहीं लेना है। अब देखो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। कभी कभी कंपनियां या तो करती है या ऐसा हो जाता है। कंपनियां कभी करती है, कभी ऐसा हो जाता है। कंपनी के सर पे एक चीज़ सवार हो गई मिसाल के तौर पर कि हमें सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है। तो सेल्स बढ़ाने के दो तरीके हैं। आप जो है खूब मेहनत करो, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर लाओ और नई जगह पर जहां आपका बिजनेस नहीं है वहां आप अपना माल बेचो। जिन स्टेट्स में आपकी रसाई नहीं है, पहुंच नहीं है, वहां आप पहुंचो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाओ तो बिक्री बढ़ेगी, सेल्स बढ़ जाएगा। आपने कहा नहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो बढ़ाएंगे या जो भी होगा, लेकिन हम बेचने के लिए क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। प्रॉफिट अपना कम करके प्राइस कम करके बेचेंगे। 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए में बेचेंगे, 12 रुपए की चीज़ 11 रुपए में बेचेंगे। तो जब आप सस्ती बेचते हो तो आदमी एक के बजाय दो ले जाता है, दो लेने वाला 3 ले जाता है। तो कीमत घटाकर प्रॉफिट कम करके आपने सेल्स बढ़ाई। स्टॉक मार्केट इसको पसंद नहीं करता। स्टॉक मार्केट क्या चाहता है कि आपकी सेल्स भी बढ़े और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी उस लेवल से या उससे भी अच्छे लेवल से बढ़ना चाहिए। अब देखिए इनका सेल्स बढ़ा 11, 10 और 15, पिछले 3 साल का हम देखते हैं। अब नीचे आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 1856, फिर उसके बाद 2284 और उसके बाद 2479। तो हमने ये पाया कि प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपना माल डिस्काउंट पर नहीं बेचा है। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो अहम तरीन देखनी है वो ये है कि भाई ये जो 17,600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया मार्च 2025 में टाटा कंज्यूमर ने, और उसमें इन्होंने दिखाया कि 2480 करोड़ रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो माल बेचती है तो वो हाथों हाथ तो नहीं बिकता। आप डीलर को माल देते हो, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने 2 महीने में पेमेंट आता है आपको। तो वो जो माल आपने बेचा क्या उसका पेमेंट आपके पास आ गया, ये देखने के लिए 2 जगह हैं। एक जगह तो बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में ये अदर एसेट जो है, ये देखिए अदर एसेट, लायबिलिटीज़ में फिक्स एसेट, CWIP, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट। ये अदर एसेट को जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आप देखोगे इन्वेंट्रीज का मतलब होता है जो माल हमारे पास तैयार पड़ा है बेचने के लिए, या कुछ कच्चा माल भी है, खाम माल भी है, तो वो इन्वेंट्री में आता है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है। देखो ट्रेड रिसीवेबल,
माल बेचने के बाद पैसा आना कितना बाकी है। साल भर में हमने 17,600 करोड़ रुपए का माल बेचा, उसके सामने 900 करोड़ रुपए लेने बाकी है, जो ऑलमोस्ट 5% है। तो किसी कंपनी का की लेनदारी माल बेचने के बाद बाजार में से जो पैसा लेना है वो कितना हो सकता है, तो 15-20% होगा तो कोई हर्ज नहीं है। इतना चलता है, कंपनियां जो है इतना सा क्रेडिट देती है और वो पैसा आता रहता है। तो अगर 15 से 20% के आसपास कंपनी के रिसीवेबल्स है तो ये कंपनी की बुरी हालत नहीं है। लेकिन एक कंपनी ने 18,000 करोड़ का माल बेचा और 9,000 करोड़ रुपए जो है उसके मार्केट में फंसे हुए हैं। तो जब 9,000 करोड़ रुपए का माल का पैसा ही नहीं आया तो हम नया माल कौन से पैसे से बनाएंगे। जो 9,000 हमारे पास आए उसमें से 60-70% तो कॉस्ट है हमारी। जो 30% पैसा बचा है उस 30% पैसे से हम रॉ मटेरियल खरीदें, बिजली का बिल चुकाएं, मुलाजिमों की तनख्वाहें दें, क्या करें। तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपना वर्किंग कैपिटल ठीक रखने के लिए बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। बैंक से पैसा आएगा 7-8%, 9% के सूद पर आएगा। जब वो इतने सूद पर आएगा तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट जो है 8 या 9% महंगी बनेगी और आप फौरी तौर पर प्रोडक्ट का पैसा बढ़ा नहीं सकोगे, प्राइस बढ़ा नहीं पाओगे। इसलिए क्या होगा, आपकी प्राइस में जो 9% की कॉस्ट बढ़ी है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमेशा कंपनी ने जो माल बेचा है उसका मैक्सिमम पैसा कंपनी को मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ये समझा जाएगा कि कंपनी की हालत अच्छी नहीं है। अब इसमें दो किस्में होती है। माल बेच दिया हमने ज़्यादा बढ़ा के, 15,000 करोड़ था, 18,000 करोड़ का हमने सेल्स दिखा दिया, प्रॉफिट भी दिखा दिया। अब नीचे अगर हमारा रिसीवेबल बढ़ गया है तो उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने किसी ऐसी पार्टी को माल दे दिया कि जो वाकई बैंकरप्ट हो गई या बेईमानी कर ली उसने और हमसे माल लेने के बाद हमारा पैसा अदा नहीं किया। कंपनी का फॉल्ट नहीं है या कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत में कोई दखल नहीं है। दूसरी शक्ल ये होती है कि कंपनी ने माल बेचा, सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ दिखा दिया हमने, और ये जो रिसीवेबल्स हैं, लोग सिर्फ दो ही चीज़ें देखते हैं कि सेल्स बढ़ गया और जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। रिसीवेबल्स को लोग जाकर देखते नहीं हैं और रिसीवेबल्स जो है वो बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं? आपने फेक सेल किया है। आपने क्या किया है? फेक सेल किया है। किसी ऐसे आदमी के नाम बिल फाड़ दिया है जिससे सेल बढ़ गया और बिल में प्रॉफिट बढ़ गया। वो माल आपके ही किसी दोस्त के पास, आपकी ही किसी पार्टी के पास या आपकी ही 2-4-10 पार्टियों के पास पड़ा है, उनके नाम का आपने बिल बना दिया है और उस एक साल में आपको जो है सेल्स बढ़ा के दिखानी थी। फिर बाद में आप वापस बैक डोर से वो माल धीरे धीरे 3-4 क्वार्टर में वापस लोगे और फिर उसको सेटल कर दोगे। इस तरह से भी बाज़े कंपनियां, बाज़े मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ करने के लिए ऐसा करते हैं। आर्टिफिशियली फेक तरीके से सेल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए सेल बढ़ी ये भी देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ये भी देखना है, और तीसरे देखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। देखो, टाटा कंज्यूमर का आपने देखा, टाटा गोदरेज कंज्यूमर का भी एक नज़र देख लेते हैं, आपको फ़र्क समझ में आएगा। इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए कि मार्च 2025 में इन्होंने माल बेचा 14,400 करोड़ का और इनका प्रॉफिट हुआ 3,000 करोड़, यानी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 20% है। यहाँ इससे पहले 14,000 का बेचा, 2,900 का प्रॉफिट है। उससे पहले 13,000 का बेचा, 2,400 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखना है कि इनका ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है। इनके ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 14,000 करोड़ का माल बेचा और 1,535 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो टाटा कंज्यूमर के ट्रेड रिसीवेबल्स 5% थे, गोदरेज कंज्यूमर के रिसीवेबल्स जो है ऑलमोस्ट 11% है। जब इन दो कंपनियों को हमने देखा तो हमारी समझ में ये बात आई कि टाटा कंज्यूमर पैसा वसूल करने में अच्छी कंपनी है बनिस्बत
टाटा गोदरेज कंज्यूमर के कि उनके भी ट्रेड रिसीवेबल सही है, बड़े बुरे नहीं है, 10%, 11%, 15% तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ढील ज़्यादा देते हैं, टाटा कंज्यूमर ढील कम देता है। कितने दिन में इनको पैसा मिलता है, अगर ये भी आपको चेक करना है तो आप नीचे रेशोज में आ जाइए। गोदरेज कंज्यूमर को के डेटर्स डे कितने हैं? 33, 34, 40, 46। 33 दिन में पहले आता था, 34 दिन में आता था, 40 दिन में आता था, अभी 46 दिन में आ रहा है। टाटा कंज्यूमर के डेटर्स डेज आप देख लीजिए। देखो, मैंने कहा ना, आपने ट्रेड रिसीवेबल देखा और फौरन बात समझ में आ गई। टाटा कंज्यूमर कितने दिन की मोहलत देता है? 2022 में 25 दिन में पैसा मिलता था इनको, 2023 में 21 दिन, 2022 में 22 दिन और मार्च 2025 में 18 दिन में इनको इनके बेचे हुए माल का पैसा मिल जाता है। गोदरेज कंज्यूमर को 46 दिन में मिलता है, यानी 18, 18, 36 और 9 मिलाओ, यानी इससे 2.5 गुना ज़्यादा मुद्दत के बाद गोदरेज कंज्यूमर को उनके बेचे हुए माल का पैसा मिलता है। और टाटा कंज्यूमर को उनके बेचे हुए माल का पैसा 18वें दिन उनके खाते में आ जाता है। ये डेटर डेज जो है ना, ये बताता है कि कंपनी को कितने दिन में उसके बेचे हुए माल का पैसा मिल जाता है। ये 3 चीज़ें ख़ास आपने देखनी है। और वो जो पैसा है जो आपको मिला है वो यहाँ आकर भी देखा जाता है कैश फ्लोज में। हम एक शो जो है अगला कैश फ्लो के लिए करेंगे और कैश फ्लो पर फिर इंशाल्लाह हम अपना मजमून, अगर लगता है कि सब ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट बेसिक कंप्लीट हो गई हैं, तो कैश फ्लो के बाद हम इंशाल्लाह टेक्निकल का सबक शुरू करेंगे। उम्मीद है इन दोनों कंपनियों, मैंने एक और कंपनी निकाल के रखी है लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इतने पर ख़त्म करते हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी भी मैंने रखी थी लेकिन अभी छोड़ देते हैं उसको। किसी और 2 लॉस मेकिंग कंपनी को मिला करके और उनके कैश फ्लोज को और उनके ट्रेड रिसीवेबल्स को हम आपके सामने कंपेयर करेंगे। उम्मीद है मेरी इन बातों से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको मेरी बातों से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको खूब सुने, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, बिजनेस मॉड्यूल समझने की कोशिश करें, बिजनेस किस तरह होता है उसको समझने की कोशिश करें और अपने कमेंट के ज़रिए से, अपने जवाबात के ज़रिए से हमें बताएं कि आपको हमारी बातें कैसी लग रही हैं। और कोई ज़रूरी और अहम बात हो तो आप अपना मुतालबा भी पेश करें कमेंट में। इंशाअल्लाह कोई वाकई ज़रूरत की चीज़ होगी तो हम उस पर नया वीडियो भी बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।